तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं सर आराम से पढ़ाइए, लेकिन मैं आज आपको ऐसे टॉपिक को बताऊंगा ना, पूरे पूरे केमिस्ट्री से ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं ना जो आपका दिल खुश कर देंगी। आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे ना, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं यहाँ पर, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे बच्चा लोग, मेरे प्यारे भैया लोग अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आपको हम यहाँ पर समझा कर ही जाएंगे। अगर आप लोग वीडियो छोड़कर चले जाएंगे तो हम समझाने में असमर्थ हो जाएंगे, ठीक है ना। और हाँ, एक बात और जान लीजिए आप सभी लोग, अब आप लोग लगातार कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करिए। कोई पढ़ाई में कोई कमी ना करिए, क्योंकि हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जो हम लोग जुड़े हुए हैं तो आपको भी जुड़ना होगा, ठीक। तो जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी मेहनत आपको भी करना होगा। आप देखिएगा, एक दिन आप जरूर सफलता पर पहुंच जाएंगे। अपने लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि हमें इतना नंबर लाना है, हमें इतना परसेंट लाना है, ठीक है ना। तो बात करें कक्षा 12 रसायन विज्ञान की, बात करेंगे। सभी जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, उनको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। 95% है एग्जाम में ऐसे जो प्रश्न है ना पूछे जाएंगे आपके। और इस वीडियो के बाद आप टॉप करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर अब हम टॉप कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतना बढ़िया कंटेंट दिया है, इतनी प्यारी प्यारी क्वेश्चंस को बताए हैं कि मैं आपको अच्छी तरीके से बात मानूंगा आपकी, और मैं इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करूंगा और इनको लिख लूंगा। तो पहले मैं छोटे प्रश्नों से स्टार्ट करता हूं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है ना। कि बहुत सारे हमारे बच्चे शिकायत करते हैं कि सर आप छोटे प्रश्नों को नहीं बताते हैं, बड़े प्रश्नों को बताते हैं, या आप बड़े प्रश्नों को बताते हैं, छोटे प्रश्नों को नहीं बताते। आज आपका सारा डाउट इसमें हम क्लियर कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें मैं आपको ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टाइप, ठीक, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। और मैं आपको यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर आया हूं, उसके साथ साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी आपको यहाँ पर करवाने वाला हूं। बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूं। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसमें मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल को भी कराने वाला हूं, ठीक। तो बस आपको एकदम पेशेंस रखना है, अच्छी तरीके से जुड़े रहना है, ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या है, 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो सभी लोग मेरे जो प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप बताएंगे कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में आप कहेंगे मेरे प्यारे बच्चा लोग कि 60 सेकंड होते हैं सर। ये तो सबको पता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 किलोवाट, अगर मैं आपसे यही सवाल करूं मेरे प्यारे बच्चा लोग, आप लोग बताइए कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो आप सभी मेरे प्यारे बच्चे जवाब देंगे, सर मुझे मालूम है कि 1000 वाट होता है। कितना होता है, 1000 वाट होता है। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि कितनी ऊर्जा व्यय होगी कितने समय में, 1 मिनट में। यानी 1 मिनट बराबर कितना होगा गुरुजी, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तो व्यय ऊर्जा की बात करेंगे, किस में हम बात करेंगे, यूनिट में बात करेंगे। तो यूनिट बराबर क्या होगा, वाट इंटू घंटा इंटू समय, यानी कि पावर, टाइम, और यहाँ पर जो टाइम दिया है और यहाँ पर जो समय दिया है ना, कितने दिन में बात कर रहा है, और यहाँ पर नीचे 100 का आप गुणा कर देंगे, यानी वाट घंटा दिन बटे 1000। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, और इस फार्मूले को आप सभी लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। अब बताएंगे सर ये बताइए कि हमें वाट का मान कितना दे रखा है। हमें वाट का मान दे रखा है 1000 वाट, अभी मैंने आपको बताया, ठीक। और घंटा कितना, मतलब घंटा में नहीं दिया है, इसमें समय में दिया है, सेकंड में दिया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चा लोग, 1 मिनट में कितना होता है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो 1/60 इंटू दिन में, एक दिन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/60 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लीजिए अच्छी तरीके से, और सभी मेरे प्यारे बच्चों को इसमें समझ में आ गया होगा,
ठीक है ना। तो समझ में आ गया आप सभी को। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर 1/60 यूनिट आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप सब मेरे प्यारे बच्चों, आपके मन में डाउट क्या होगा कि सर आप बताइए 1/60 कैसे हो गया। तो आप बताइए मेरे प्यारे बच्चा लोग, आप बताइए क्या बताएंगे आप, कि आप बताइए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। जी गुरुजी कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं भैया। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में होगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, 1 मिनट में होगा 1/60 आवर्स। तो यहाँ पर समय हमें कितना दिया था, यहाँ पे देखिए घंटा में दिया है, यहाँ पर वाट में दिया है। तो अगर यहाँ हम बगल में 1 घंटा कर दें, किसी के बगल 1 लिख सकते हैं, गुणा में एक होता ही होता है, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है ना। तो 1 मिनट में कितना आ जाए गुरुजी, आप बताएंगे कि सर कितना आ जाएगा, 1/60 आवर्स आ जाएगा। तो 1 घंटा में हमने क्या रख दिया, 1/60 रख दिया। तो क्लियर हुआ, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है। मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है। क्या है हमारे पास, क्या है, कोई कंडक्टर है मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये चालक है। उसमें कह रहा है कि चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। अगर इसमें हम 50 वोल्टेज देंगे तो जो हमारी आई होगी कितनी होगी, 2 मिली एम्पियर होगी। जी गुरुजी, जी भैया मुझे समझ में आया इतनी बात। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है। अब कंडीशन, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भैया लोग, मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर मैं बात करूं, मैं इसमें क्या कर दूं, दूसरी कंडीशन में मैं कर दिया कि इसमें 60 वोल्ट की धारा प्रवाहित कर दी और 3 मिली एम्पियर धारा बहने लगी। तो इसमें हमने क्या कर दिया, अगर 60 वोल्ट हमने इसमें प्रवाहित किया तो धारा हमारी कितनी हो गई, 3 मिली एम्पियर हो गई। कितनी हो गई भैया, 3 मिली एम्पियर हो गई। जी सर इतना मुझे मालूम हो गया, इतना मुझे पता चल गया। अब चालक ओमी है या अनओमी है, इसकी गणना के द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, चालक का प्रतिरोध R1 बराबर निकालेंगे V/I। तो यहाँ पर V1 का मान यहाँ रखेंगे 50 और यहाँ पर देखिए जो धारा का मान दे रखा है मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर इसको हम निकालेंगे 2 मिली एम्पियर, अगर इसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10⁻³ एम्पियर। अब आप कहेंगे भैया ये कहाँ से आ गया, तो आप सभी लोग बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मिली एम्पियर बराबर क्या होगा, 2 मिली एम्पियर बराबर क्या होगा, अगर 1 मिली एम्पियर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर आपका होता है। तो यहाँ पे आप रख देंगे वही मान, 1 मिली एम्पियर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से 50 को काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 × 10⁻, यहाँ पर ये नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, V/I बराबर 60/3 × 10⁻³ बराबर क्या हो जाएगा, 20 × 10⁻³ ओम। अब यहाँ पर R2 का मान आया, R1 का मान आया, R2 का मान आया, तो चूंकि चालक में प्रतिरोध जो है परिवर्तनशील है, इसलिए यह क्या होगा, अनओमी होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भैया लोग, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, ठीक है ना, अगर इसका प्रतिरोध मान लीजिए R1 और R2,
अलग अलग वोल्टेज देने पर V1 V2 वोल्टेज देने पर I1 I2 अलग करंट अलग वोल्टेज और अलग अलग करंट देने पर अगर इसके प्रतिरोध डिफरेंस आते हैं, ये दोनों अलग अलग आते हैं, तो हम कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों यह क्या है, अनओमी है। क्या है, अनओमी है। अगर यही जो होते हैं सेम आ जाते हैं R1 बराबर R2, तो हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे भैया लोग, ये क्या हैं, ओमी है। क्या है, ओमी है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए अपने शरीर के आंतरिक भाग से क्या समझते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, आप क्या जवाब देंगे, आप बताइए ना। तो मैं चलिए इसी के आधार पर इसको समझाता हूँ कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं। तो जैसे आप पानी पीते हैं, क्या पीते हैं, पानी पीते हैं, आपके गले में कुछ फंसा हुआ है, तो पानी अगर पेट तक आपके जाता है तो क्या होता है, वो बहुत धीरे धीरे जाता है। अगर वही आपका गला साफ है, आपका पेट एकदम साफ है, तो आप पानी पिएंगे डायरेक्ट आपके पेट में जाएगा। तो ऐसी बात यहाँ पर भी है। इसमें जब हम ध्यान दीजिएगा, इसके सेल के आंतरिक भाग में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, उसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसी को हम कहेंगे उस सेल का वह क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो भैया लोग आपको समझ में आया ना। जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, मान लीजिए हम सेल के हमारे पास, ध्यान दीजिएगा यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा और आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मान लीजिए ये आपके पास कोई सेल है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, कोई सेल है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, सेल है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक तरफ प्लस सिरा है, एक तरफ माइनस सिरा है, इसी को आप लगाते हैं। तो जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, मान लीजिए इसको हमने क्या कर दिया, तार से जोड़ दिया, तो मेरे प्यारे बच्चा लोग इसको धन से जोड़ा, इसको निगेटिव से जोड़ा, इसको निगेटिव, इसको प्लस से जोड़ दिया, तो ध्यान दीजिएगा तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर भीतर, उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। अब इसमें हमने धारा प्रवाहित किया, धारा ऐसे बहेगी आपकी, ठीक, इसी तरीके से बहती हुई चली जाएगी, पुनः इस तरफ आ जाएगी। तो क्या कह रहा है कि घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की, अब सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर इधर आएगी, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहती है तो क्या होता है, और बहती है, तो इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में क्या होता है, घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक अवरोध कहते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, आपके सेल के अंदर आपने कभी सेल को कभी तोड़ा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, काली काली कोयले भरे होते हैं, और यहाँ पर किनारे पर कुछ इंसुलेशन टाइप का भरा होता है। वो क्या होता है, जो धारा प्रवाहित होती है ना, उसको बहने में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, थोड़ा सा बहुत। तो उसी को हम क्या कहेंगे, आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। ठीक, समझ में आई बात। चलिए भैया लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है, किसी वैद्युत सेल के वैद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, वैद्युत सेल है, ठीक, और वैद्युत वाहक बल का, मान लीजिए वैद्युत सेल के वैद्युत वाहक बल का अर्थ आपको समझाना है, तो क्या कहेंगे, एकांक आवेश को पूरा परिपथ में, जो हमारे पास एकांक आवेश है, कोई हमारे पास एकांक आवेश है, एकांक आवेश का मतलब क्या हो गया कि कोई एक आवेश है, कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। आप सभी लोग बताएंगे भैया लोग कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आप सभी बताएंगे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है ऋण चार्ज का। तो मेरे प्यारे भैया लोग आपने बताया इतना होता है, तो इसी को कह रहा है कि सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, मतलब इसी इलेक्ट्रॉन को ध्यान दीजिएगा, एक एकांक आवेश को
पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। मतलब इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, अगर हम मान लीजिए हमारे पास सेल है और इसी सेल के भीतर क्या करेंगे, इसको प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी उसी को हम क्या कहेंगे, उस सेल का EMF कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप अंदर पानी पीते हैं, हमें उस पानी को क्या मान लेना है, आवेश मान लेना है। और हम पानी पीते हैं और हमें पानी पीने में जितने बल की आवश्यकता होती है वो हमारी क्या होगी, इफिशियंसी होगी, हमारा EMF होगा कि हम इतने बल में इस पानी को पेड़ तक पहुंचा दे रहे हैं। ठीक, तो वही चीज इसमें भी है कि जितने बल में हम क्या करेंगे, जितनी ऊर्जा में हम किसी इलेक्ट्रॉन को इस सेल के भीतर हम प्रवाहित करा दें, उस सेल की वही क्या होगी, EMF होगी। अब देखिए क्या कर रहा है, जबकि किसी परिपथ के दो, अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई परिपथ है, ठीक है ना, कोई परिपथ है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा और थोड़ा मेरे प्यारे भैया लोग थोड़ा चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करिएगा इसमें कि हम यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं आपको, ठीक है ना। बिंदुओं के बीच मान लेते हैं किसी परिपथ के, कोई परिपथ है हमारे पास, परिपथ का मतलब क्या होता है आप सभी लोग बताएंगे। तो अगर परिपथ का मतलब समझे मेरे प्यारे भैया लोग कि परिपथ का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सेल है, इस सेल में हम क्या करें, किसी स्रोत के द्वारा धारा को प्रवाहित करें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो परिपथ बन रहा है चारों तरफ, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत परिपथ कहते हैं। या वैद्युत परिपथ का मतलब क्या हो गया, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करा सकें या फ्लो करा सकें, ठीक है ना। तो एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट, कितना 1.8 वोल्ट था, 1.0 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा हम पीछे आ गए। देखिए, बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से करते हैं और एकदम शानदार तरीके से करते हैं। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझेंगे आप, हमारे साथ थोड़ा सा भी जुड़े रहेंगे तो मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा के जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरे लिए नया क्वेश्चन है, ठीक है ना। और मैं इसको अच्छी तरीके से बारीकी से एकदम समझाऊंगा विद एग्जाम्पल तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसी बात पर वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को एक बार सभी लोग क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब क्वेश्चन को एकदम डिटेल तरीके से पहले समझते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको रटना नहीं है, कभी भी क्वेश्चन को समझना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट रख रहा होता है आपके लिए कि क्वेश्चन को हम समझे कैसे। रट तो सब लेंगे, रट लेंगे, थोड़ा एक लाइन भूल जाएंगे तो एग्जाम में कर नहीं पाएंगे। अगर आप समझे हैं तो अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक सेल से मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चा लोग, कोई क्या है हमारे पास, क्या है, सेल है। क्या है, सेल है। ये सेल है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका जो विभवांतर है 1.8 वोल्ट था। 1 एम्पियर धारा लेने पर इसका विभवांतर जो है 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध था वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हमारे पास सेल है, हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, करंट प्रवाहित कर रहे हैं, आई प्रवाहित कर रहे हैं। जब इसमें हम 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो जो इसका वोल्टेज या विभवांतर हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 1.8 वोल्ट हो जा रहा है। कितना, 1.8 वोल्ट हो जा रहा है।
अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 1.0 एम्पियर की धारा इसमें हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसका जो विभवांतर हो रहा है, जो धारा हो रहा है, वो कितना हो जा रहा है? अगर इतना हम भर रहे हैं तो यहाँ पर हो जा रहा है 1.6 वोल्ट आपका हो जा रहा है। कितना? 1.6 वोल्ट आपका वोल्टेज हो जा रहा है। ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आया कि दो चीज़ मैंने आपको बताई, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। पहली कंडीशन में मैंने क्या किया, आप इसको कंडीशन से रिलेट करिएगा कि पहली कंडीशन में भैया ने क्या बताया, हमारे प्यारे भैया ने बताया कि हमने पहली कंडीशन में क्या किया, हमने करंट को 0.5 एम्पियर जब इसमें प्रवाहित किया तो उस समय वोल्टेज कितना आया मेरे प्यारे भैया लोग? आप कहेंगे सर 1.8 वोल्ट आया। अब दूसरी कंडीशन की बात करेंगे। सेकेंड कंडीशन में हमने क्या किया भैया लोग, हमने 1.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित की, तो इसमें जो विभवांतर आया कितना आया मेरे प्यारे भैया लोग? 1.6 वोल्ट आया। ठीक, अब देखिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करें। और क्वेश्चन आप समझ गए? क्वेश्चन में कोई दिक्कत समझने में? अगर कोई दिक्कत होगी मेरे प्यारे बच्चे लोग, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बस थोड़ी देर आप रुके रहिए बस। उसके बाद पूछ रहा है कि जब हम इन वोल्टेज को, इन करंट को फ्लो करा रहे हैं इस सेल में, तो हमें उस समय आंतरिक प्रतिरोध R कितना मिलेगा और विद्युत वाहक बल यानी E कितना मिलेगा। ठीक, वही पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। दिया क्या है मुझे मेरे प्यारे बच्चा लोग, I बराबर दे रखा है 0.5 एम्पियर, तब जो वोल्टेज इसमें हमें मिला 1.8 वोल्ट मिला। ये तो मैंने आपको बताया। अब जब हम क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग, जब हम I को कितना कर रहे हैं 1.0 एम्पियर, तो हमें वोल्टेज कितना मिल रहा है 1.6 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ से एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है मेरे प्यारे भैया लोग बताएंगे, मेरे प्यारे बच्चे लोग बताएंगे। V बराबर कितना होता है? E माइनस आई आर होता है। जी सर जी, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। V बराबर E माइनस आई आर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम स्थिति में अगर हम निकालें तो प्रथम स्थिति में क्या था मेरे प्यारे भैया लोग, I बराबर कितना था? I बराबर कितना था? 0.5 एम्पियर था और वोल्टेज बराबर कितना था? 1.8 वोल्ट था। तो यहाँ पर रखेंगे प्रथम कंडीशन में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1.8 बराबर E माइनस 0.5 R। ठीक, द्वितीय स्थिति की बात करेंगे तो यहाँ से द्वितीय स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरी कंडीशन में I बराबर 1 माना था, तो वोल्टेज बराबर 1.6 वोल्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.6 बराबर E माइनस 1.0 इंटू R। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम समीकरण नंबर 2 और 3 को हल करने लगेंगे तो वहां से जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध आएगा कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, मेरे प्यारे भैया लोग, R बराबर 0.4 ओम और वैद्युत वाहक बल कितना आएगा 2.0 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 2.0 वोल्ट आएगा। ठीक, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन तो आप अच्छी तरीके से सॉल्व ही कर लेंगे। तो हाँ गुरुजी, मुझे यह प्रश्न समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपके मन में एक कन्फ्यूजन और होगा कि सर आपने दूसरे और तीसरे समीकरण को हल करके नहीं बताया कि आंतरिक प्रतिरोध कहाँ से आ गया। तो चलिए मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, मेरे प्यारे भैया लोग, ध्यान दीजिएगा। हमने दो समीकरण को पढ़ा था, E माइनस यानी 1.8, प्रथम कंडीशन में क्या पढ़ा था 1.8 E माइनस 0.5 R समीकरण नंबर 2, और हमने एक कंडीशन में क्या पढ़ा था 1.6 बराबर E माइनस 1.0 माइनस R। हम क्या करेंगे, इस समीकरण को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है 1.8 है। अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। 1.8 है, इस समीकरण को हम माइनस कर रहे हैं। देखिए बराबर में इधर कितना 1.8, इधर बराबर में कितना है 1.6, तो क्या हो जाएगा -1.6। अब बराबर करेंगे, पहले इस समीकरण को लिखेंगे क्योंकि 2 - 3 हम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरे समीकरण से तीसरे समीकरण को हम घटा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा e माइनस 0.5r, यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इस समीकरण को लिखेंगे e और माइनस माइनस क्या हो जाएगा अंदर प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1.0r। ठीक, देखिए यहाँ माइनस ई है, यहाँ प्लस ई है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से 1.8 में 1.6 से घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.2 बचेगा। अब ये कहाँ से आया गुरुजी, ध्यान दीजिएगा 1.8 और 1.6 से घटाएंगे तो 8 में से 6 गई, 2 दशमलव लगाएंगे 1 में 0 आपका हो जाएगा। समझ में आया आपको। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे -0.5 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोष्टक में आर अगर कॉमन ले लें, हम दोनों में आ रहे कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.0। ठीक, अब देखिए 1.0 में 0.5 माइनस करिए तो यहाँ हो जाएगा 1, 10 में 5 गया 5, पॉइंट यहाँ बचा कितना 0, कितना आ जाएगा 0.5 आर आ जाएगा 0.2। ठीक है ना। अब देखिए, अब आर बराबर क्या हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.5। अब इसका डिवाइड करिए आप लोग, मेरे प्यारे बच्चा लोग क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे तो 2 को क्या रखिए, दोनों एक एक दशमलव हटा दीजिए यहाँ पर और 5 यहाँ कर दीजिए, एक दशमलव लगाइए, यहाँ एक 0 बढ़ाइए और 5 4 ज़ा 20 और ये आपका आ जाएगा कितना 0.4, कितना आ जाएगा 0.4 ओम आपका आंसर आ जाएगा। अब इस 0.4 को आप किसी एक समीकरण में रख देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 वोल्ट आपका आ जाएगा। चाहे आप रख कर चेक कर लीजिए, समीकरण नंबर 2 से ही 1.6 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा e माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चा लोग, यहाँ पर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम रखेंगे 0.4, क्या रखेंगे 0.4। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसको जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, e बराबर क्या हो जाएगा 1.6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 4 10 घन 0 और यहाँ पर 1 1 2 2.0 आपका आंसर आ जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर 2.0 आपका आंसर आ जाएगा, वहीं आपका आया हुआ है। ठीक, तो ये आपका थोड़ा कैलकुलेशन था, मैंने आपको थोड़ा हमका बता दें तो ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक, चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी हम आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना बताएंगे। तो मेरे प्यारे भैया लोग, मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी लोग बस जुड़े रहेंगे थोड़ा तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊँ, क्योंकि देखिए फिजिक्स है, जल्दबाजी का सब्जेक्ट नहीं है कि मैं आपको जल्दी जल्दी लफ्सी की तरह पढ़ाते चला जाऊँ, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे और हम तो समझा कर चले जाएंगे लेकिन आप समझ ही नहीं पाओगे तो उसका फ़ायदा क्या निकलेगा। ठीक है ना। तो आपको बस जुड़े रहना है, अपने हौसले को बनाए रखना है, ज़रूर एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर ने बहुत ही अच्छी चीज़ बताई और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई। तो ये चीज़ आप लोग देखिएगा और महसूस करिएगा। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल। अब देखिए इसमें दे दिया क्या, अभी तक विद्युत वाहक बल हमें निकाल कर दे रहा था, लेकिन अब इसमें दे दिया कि हमें 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को। अभी देखिए जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने क्या किया था, आंतरिक प्रतिरोध निकाला था और विद्युत वाहक बल निकाला था, इसमें वो दोनों चीज आपको दे रखा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कह रहा है कि किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, एक प्रतिरोधक है जिससे संयोजित किया गया है
यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा। चलिए इसको निकालते हैं। तो जो जुड़ा प्रतिरोध है उसका मान क्या होगा। तो दिया क्या है, E बराबर दे रखा है 12 वोल्ट और R बराबर दे रखा है 3 ओम, ठीक। और I बराबर कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर। तो हमें एक फार्मूला मालूम है कि गुरुजी आपने मुझे एक फार्मूला बताया था कि I बराबर क्या होगा, कैपिटल E अपान क्या होता है, अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो 0.5 बराबर क्या हो जाएगा, E का मान कितना दे रखा है 12 और कैपिटल R का मान कितना दे रखा है, ये तो हमें निकालना है गुरुजी। इसका मान तो दिया नहीं है। अब देखिए इसका तो दिया हुआ है, तो इसका मान कितना दे रखा है, 3 ओम दे रखा है। तो यहाँ पे रख देंगे भैया 3 ओम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 0.5। अब देखिए इसका गुणा हम किससे कर देंगे, इस 0.5 से कर देंगे। तो 0.5 इंटू आर प्लस 1.5, ठीक, बराबर 12, ठीक है ना। अब देखिए 0.5 इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा 10.5, क्या 10.5। ये कहाँ से आया, हमने क्या किया 12 में से 1.5 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे, r बराबर 10.5 बटे 0.5 बराबर क्या हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21, या r बराबर 21 ओम, क्या हो जाएगा r बराबर 21 ओम आपका आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई मेरे प्यारे बच्चा लोग, मेरे प्यारे भैया, आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चन क्या है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है तो इस कथन का अर्थ क्या है। जैसे आपने तो बहुत सेल करके रखा है, ठीक, कि सेल पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आकर के पूछ लिया अटेंडम में, कोई आपके पास क्लास में बैठे हैं, कोई आपके बड़े टीचर आए, आपसे खड़ा कर लिया, आपको खड़ा करके पूछ लिए कि बताओ बेटा कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है तो इस कथन का अर्थ क्या है, इस कथन का अर्थ क्या है, आप बताओगे, क्या बताओगे आप, एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है तो इस कथन से तात्पर्य है कि यदि किसी परिपथ में हम उस सेल को जोड़ा जाए तो उससे हमें क्या होगी, 2 वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होगी। आपसे कोई पूछ लेगा सर ये बताइए किसी सेल का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है तो इस कथन का मतलब क्या होगा, जब उसे हम परिपथ से जोड़ेंगे तो हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, उससे 12 वोल्ट की ऊर्जा मिलेगी। सेम टू सेम यही बात आपको बता देनी है, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन, धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक MKS पद्धति में लिखिए तथा विमा सूत्र भी बताइए। धारा घनत्व का मतलब क्या होगा कि जो हमारी करंट है कितनी सघनता से आगे बढ़ रही है उस चीज को यहाँ पर आपको डिफाइन करना है, ठीक है ना। धारा घनत्व की बात करते हैं, करंट डेंसिटी की बात करते हैं तो क्या कहेंगे, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं, किससे, कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल तरीके से समझाना चाहता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। थोड़ा मैं आपको एग्जाम्पल तरीके से समझाना चाहता हूं और आपको कोई दिक्कत ना हो। ये मैंने क्या किया, एक मैंने क्या लिया, चालक ले लिया, कंडक्टर ले लिया, ठीक है ना, ये मैंने ले लिया, ठीक। अब क्वेश्चन पर जाइए, परिभाषा पर जाइए, क्या कर रहा है, किसी चालक में किसी बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु हमारे पास है और बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत, मान लीजिए कोई हमारा पतला सा छोटा सा क्षेत्र है, ठीक है ना। अब इसके अभिलंबवत जितने भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ना, उसी को क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलर क्षेत्र का क्या कहेंगे, उसका धारा घनत्व कहेंगे, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए किसी चालक में प्रवाहित धारा I चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A पर
एक समान रूप से वितरित हो तब उस क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर धारा घनत्व तो क्या हो जाएगा, I बराबर J बराबर I अपान A आपका हो जाएगा। ठीक, जहां I क्या है, परिपथ या चालक की धारा, A क्या है, परिपथ या चालक का एकांक क्षेत्रफल है। ठीक, और यम की यस ए पद्धति में इसका मात्रक एम्पियर। अब आप बताएंगे धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है गुरुजी, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। और यम की यस ए पद्धति में इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर तथा बीमा यम की पावर 0, एल की पावर -2, टी की पावर 0, ए की पावर 1 है। क्या है, ए की पावर 1 है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे आपको बताते हैं। तो चलिए कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को हम पढ़ लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है ना। परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर आपको समझाना है। किसमें, परासरण तथा विसरण में आपको उदाहरण सहित अंतर आपको समझाना है। ठीक है ना। तो परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। जो परासरण होता है, परासरण मैंने आपको बताया था कि इसमें एक झिल्ली होती है जिसके द्वारा जो द्रव होता है वो छन छन करके अलग होता है। तो इसमें एक झिल्ली का होना आवश्यक है। विसरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है, ना ही अनिवार्य है। ठीक, परासरण में विलायक के कण कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर जाते हैं। मतलब कि इसमें जो कण होंगे, जो छोटे छोटे कण होंगे, जो कण होंगे विलायक के, जो कण होंगे जिस तरफ कम सांद्रण होगा वो कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर क्या होते हैं, धीरे धीरे चले जाते हैं। और विसरण में विलेय के कण जो होते हैं ना, वो अधिक सांद्रण वाले विलयन से कम सांद्रण वाले विलयन की ओर जाते हैं। ठीक, ये आपका हो जाएगा। अगला पॉइंट आपके पास है, यह द्रव अवस्था में संभव है। किसमें, यह द्रव अवस्था में संभव है, यह ठोस, द्रव या गैस अवस्थाओं में संभव है। किसमें संभव है, यह ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्थाओं में यह क्या है, संभव है। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखेंगे, परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। जो परासरण होता है इसमें जो विलायक के कण होते हैं ना, एक ही क्या होते हैं, एक ही दशा में, एक ही दिशा में क्या होते हैं, विसरित होते हैं। विसरण में विलेय तथा विलायक के दोनों के कण विपरीत दिशाओं में क्या होते हैं, विसरित होते हैं। ठीक है ना। उदाहरण तौर पर देखेंगे, लाल रक्त कणिकाएं जल में रखने पर फूल जाती हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है ना, अगर इनको आप जल में रख देंगे तो ये क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। और KMnO4, अगर इसकी हम बात करें तो KMnO4 को जल में मिलाने पर समांगी मिश्रण बनने तक KMnO4 जल में विसरित होता रहता है। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अधिशोषण तथा अवशोषण में विभेद आपको करना है। किसमें, अधिशोषण तथा अवशोषण में क्या करना है, विभेद आपको करना है। तो अधिशोषण किसे कहते हैं, अवशोषण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह एक पृष्ठीय परिघटना है। क्या है यह एक क्या है, पृष्ठीय प्रतिघटना है। और अधिशोष्य अणु अधिशोषक की सतह पर ही रहते हैं। मतलब एक पृष्ठीय परिघटना है। मतलब यहाँ क्या होती है, अधिशोषण क्या होता है कि यह क्या है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई सतह है, मान लीजिए ये सतह है। ठीक, ये कह रहा है कि जो हमारा अधिशोषण होता है इसी पृष्ठ पर ही होता है, ऊपर की ओर ही होता है। ठीक, और अधिशोष्य अणु जो होता है अधिशोषक की सतह पर ही रहते हैं। ठीक, मतलब जो पदार्थ हम इस सतह पर डालेंगे और जो सूखेगा इस सतह पर ही क्या होगा, इकट्ठा रहेगा। ठीक है ना। कहने का मतलब इसका ही। और अवशोषण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अवशोषण अवशोषक पदार्थ के संपूर्ण स्थूल में होता है। जो अवशोषण होता है ना, अगर हम इसमें कोई पदार्थ डालेंगे तो इसके जो पदार्थ है ना, इसके अंदर
पूरी जगह क्या होंगे, पूरी जगह पूरे अंदर संपूर्ण पदार्थ में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, भर जाएंगे। ठीक, अब ये हो जाएगा। अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता स्थूल की तुलना में बहुत अधिक होती है। क्या होती है? जो अधिशोषक की सतह होती है, अधिशोष्य की सांद्रता जो होती है ना, जो अधिशोष्य होता है, ठीक, की सांद्रता स्थूल की तुलना में बहुत अधिक होती है। मतलब ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ हम इसमें डाल रहे हैं इस पर, और जो इस जिस पृष्ठ पर हम डाल रहे हैं ना, इस पृष्ठ की सांद्रता क्या होगी, इस पृष्ठ की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी इस पदार्थ से, अधिशोषक पदार्थ से डालने पर। ठीक है ना, कहने का मतलब इसका ये है। और अधिशोषण में पदार्थ ठोस के संपूर्ण स्थूल में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अतः संपूर्ण स्थूल में सांद्रण एक समान होती है। मतलब जब इसके चारों तरफ क्या होगा, कोई अधिशोषण पदार्थ डालेंगे तो उस पृष्ठ में पूरी तरह फैल जाएगा, भर जाएगा, तो जो उसका सांद्रण होगा ना, सब जगह क्या होता है, समान होता है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो प्रारंभ में अधिशोषण तीव्रता से होता है। जो प्रारंभ में जो अधिशोषण तीव्रता से होता है, यह साम्य प्राप्त होने तक धीमे धीमे घटता है, और अधिशोषण एक समान दर से होता है। ठीक है ना, उदाहरण तौर पर देखेंगे, जैसे सिलिका जेल पर जल वाष्प, क्या, सिलिका जेल पर जल वाष्प और निर्जलीय CaCl2 द्वारा अवशोषित जल वाष्प। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। इसको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। किसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको आप रखेंगे तो आपको बेहद बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अपोहन की बात करते हैं, तो अपोहन में देखिए, यह विधि जिसके द्वारा शॉल में उपस्थित आयन तथा यूरिया, शक्कर आदि अणु किसी पारगम्य झिल्ली में से परासरित होकर शुद्ध सॉल में देते हैं, शुद्ध सॉल देते हैं, अपोहन कहलाती है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, यह विधि जिसके द्वारा क्या होता है कि शॉल में उपस्थित आयन, जो आयन उपस्थित होते हैं ना, इसमें ध्यान दीजिएगा, आयन जो उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे यूरिया आयन, उपस्थित आयन तथा जैसे यूरिया, शक्कर आदि के जो अणु होते हैं किसी पारगम्य झिल्ली में से परासरित होकर शुद्ध सॉल देते हैं, अपोहन कहलाती है। कहने का मतलब, ध्यान इसको समझेंगे, चित्र के द्वारा समझेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। क्या कह रहा है कि एक कांच के बेलन पर, मान लीजिए कोई कांच का हमारे पास क्या है, बेलन है, एक तरफ एक चर्मपत्र खींचकर बांध देते हैं। ठीक, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कांच का बेलन है, ये चर्मपत्र क्या है, इसको हम खींच कर क्या कर देते हैं, बांध देते हैं स्टैंड में, और इसमें कोलाडी विलयन भरकर इसको एक शुद्ध पानी से भरे बीकर में लटका देते हैं। क्या करते हैं इसमें, जब इसमें हम क्या करते हैं, लटका देते हैं, अब पानी इधर से डालेंगे और इधर से निकलेगा, तो इसमें से जो अशुद्धि रहेगी ना, ये अशुद्धि क्या होगी, आपको देखिए कोलाइडी कण है, आपके कोलाइडी कण है, तो जो अशुद्धि के कण होंगे ना, वो पानी में आ जाएंगे और बाहर निकलते रहेंगे, और शुद्ध पदार्थ जो होगा इस थैले में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। यही है अपोहन की विधि। ठीक है ना। जब हम लटका देंगे तो आसुत जल का बहाव जो होता है लगातार किया जाता है। कुछ समय में विद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां चर्मपत्र के छिद्रों से निकलकर बाहर चली जाती हैं और शुद्ध कोलाडी विलयन प्राप्त हो जाता है, जिनको चर्मपत्र से पृथक कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, सीमेंस का ओजोनाइजर पर टिप्पणी लिखिए, और ये भी इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है। किसमें, इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना। चलिए, क्या कर रहा है, दो विभिन्न समकेंद्रीय शीशे की नलियां, क्या कर रहा है, दो विभिन्न समकेंद्रीय शीशे की नलियां जिनका एक सिरा बंद होता है। ठीक, मान लीजिए कोई हम क्या कर लेते हैं, दो विभिन्न समकेंद्रीय समान केंद्र की जो नलियां हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा समझाते हैं। ठीक, जिनका एक सिरा बंद होता है और बाहरी नली के बाहरी तथा भीतरी नली के भीतरी सतह पर टिन का पत्तर लगा होता है, ओजेनाइजर का कार्य करती है। टिन के पत्तर प्रेरण कुंडली के दोनों ध्रुवों से जुड़े होते हैं। ठीक, अभी इसको हम फिगर आपको बताएंगे अच्छी तरीके से, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। और कुंडली में दोनों ध्रुवों पर जुड़े होते हैं।
इन नलियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर धीरे धीरे शुष्क ऑक्सीजन भेजने पर ऑक्सीजन नीरव विद्युत विसर्जन से ओजोन में बदल जाती है। इस प्रकार प्राप्त गैस में 15% ओजोन होती है और शेष अपवर्तित ऑक्सीजन होती है। ठीक है ना। अब देखिए इसका फिगर है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगी, ओजोन युक्त ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी। ये टिन के पत्थर आपके लगे होते हैं, ये आपकी नली होती है। क्या होती है, नली होती है। और ये आपका पीड़न कुंडली जो इसको क्या करती है, हीट देती है। ठीक है ना। और ये टिन के पत्रे हैं। ठीक। और शुष्क ऑक्सीजन यहाँ से जाती है, तो यहाँ से जो ओजोनीकृत ऑक्सीजन आपको निकलती हुई दिखाई देती है। बस सिंपल सा यही है इसका। ठीक है ना। और इसे सीमेंस का ओजोनाइजर कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और इसको मोस्ट से मोस्ट कैटेगरी में इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है मेरे प्यारे भैया लोग। ठीक है ना। इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। ठीक है ना। क्या कह रहा है प्रश्न, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर आपको बताना है। किसमें, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में अंतर आपको बताना है। तो परीक्षण में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, परीक्षण में देखिए, परीक्षण में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। गलनांक की बात करें तो गलनांक इसका फार्मूला C6H12O6, इसका भी फार्मूला C6H12O6। इसकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए इसको ग्लूकोज कहते हैं, इसको फ्रक्टोज कहते हैं। इसको आगे हम चर्चा करेंगे। तो गलनांक की बात करें, ग्लूकोज का गलनांक 86 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ्रक्टोज की बात करें, इसका गलनांक क्या होता है, 97 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अमोनिया मॉलिब्डेट से क्रिया, जब ये अमोनियम मॉलिब्डेट से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, हल्का नीला रंग ये इसका मिलता है, और ये हल्का नीला रंग इसका भी मिलता है। रिसोर्सिनॉल प्लस सांद्रशील जब क्रिया कराएंगे तो कोई क्रिया नहीं होती है, लाल रंग इसमें देता है। ठीक है ना। स्वाद की बात करेंगे तो कम मीठा होता है और यह अधिक मीठा होता है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर आपको लिखना है। ठीक है ना। तो डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। तो डीएनए में उपस्थित शर्करा 2-डीऑक्सीराइबोज डी राइबोज है। ठीक है ना। और आरएनए में जो उपस्थित शर्करा है वह डी राइबोज होती है। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर की बात करेंगे। डीएनए में साइटोसिन तथा थायमिन पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में होते हैं। आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में होते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। ठीक। आरएनए की एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। ठीक है ना। डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान 6 × 10⁶ U से 16 × 10⁶ U के मध्य होता है। ठीक है ना। आरएनए अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान 20,000 से 40,000 U के मध्य होता है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। डीएनए तथा आरएनए में क्रियात्मक अंतर होता है। क्या होता है, डीएनए तथा आरएनए में, डीएनए में प्रतिकरण यानी रिप्लिकेशन का विशिष्ट गुण होता है। आरएनए सामान्यता तथा प्रतिकरण नहीं करते हैं। ठीक। डीएनए आनुवांशिकी प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ठीक है ना। बेंजोइन संघनन की बात करेंगे। बेंजोइन संघनन क्या होता है, वह संघनन अभिक्रिया जिसमें बेंजल्डिहाइड के 2 अणु एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के CN की उपस्थिति में संघनित होकर बेंजोइन देते हैं, बेंजोइन संघनन कहलाती है। उदाहरण तौर पर देखेंगे तो C6CHO+H। ठीक है ना। और यहाँ पर क्रिया करेगा तो ये क्या होगा, बेंजोइन होगा। और इसकी क्रिया जब यहाँ देखिए, जब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, KCN की उपस्थिति में क्या बनेगा, आपको ये बनेगा C6H5C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और C6H5। ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं।
अब हम कुछ अभिक्रियाओं की बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना। और बहुत बार पूछी गई हैं, अनलिमिटेड बार पूछी गई हैं अभिक्रियाएं, इसलिए अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। और मेरे जो प्यारे बच्चे हैं अच्छी तरीके से जुड़े रहेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। और ये अभिक्रियाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना। चलिए, अभिक्रिया क्या कर रही है, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की किसी, ध्यान दीजिएगा इस बात को नोटिस करिए क्योंकि मैंने आपको 8वें चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा यहाँ पर, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की किसी एल्किल या एसिल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 या अन्य लुईस अम्लों की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बेंजीन के एल्किल या एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। देखिए, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण जिसमें एल्किल व्युत्पन्न होता है, ठीक, और दूसरी अभिक्रिया में क्या होगा, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण जिसमें एसिल भी उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा क्या होता है, C6H6 प्लस CH3Cl, इसे क्या कहेंगे, निर्जल AlCl3 कहेंगे, और C6H5CH3 इसे टॉल्यूइन कहेंगे प्लस HCl, ठीक है ना। अब देखिए, अब दूसरा नंबर में देखिए C6H6 प्लस CH3COCl, इसे निर्जल AlCl3 कहेंगे, और यहाँ से बनेगा क्या, C6H5COCH3 एसिटोफिनोन या प्लस एसिलीकरण आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यदि बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह NO2, COOH, SO3H और Cn आदि जुड़े हों तो ऐसे यौगिक यह अभिक्रिया नहीं देते हैं, ठीक है ना, यह अभिक्रिया नहीं देंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो है अभिक्रिया बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत बार पूछी भी गई है और बहुत बार हमने आपको बताया भी है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन वाले रखने वाले एस्टरों के दो अणुओं को C2H5ONA की उपस्थिति में संघनित करने पर बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होते हैं, क्लेंजन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, क्लेंजन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण तौर पर देखेंगे, क्या देखेंगे, CH3CO और COC2H5 प्लस HCH2COOC2H5, जब इसकी क्रिया करेंगे किसकी उपस्थिति में, C2H5ONA की उपस्थिति में, बनेगा क्या, CH3COCH2COOC2H5 एथिल एसीटोएसीटेट प्लस C2H5OH, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, एथिल एल्कोहल बनता है। ये आपका बीटा कीटो एस्टर है और ये आपका अल्फा कीटो एस्टर है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं भी थी मेरे प्यारे बच्चा लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चा लोग, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।